अंशिका पूछ रही है मैट का फुल फॉर्म क्या होता है ना। कल को अंशिका पूछेगी मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है अंशिका, तुम्हें कोई रोक सकता है? आज तुम पूछ रही है चलो मैट का फुल फॉर्म क्या होता है। इट्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट। लेकिन कल को तुम मेरे से पूछोगे कि मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है ना। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि अंशिका का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ ना। सोनू का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ ना। तो जिंदगी में है ना, हर शब्द को एक ही निगाह से नहीं देखते। हर शब्द की कोई फुल फॉर्म नहीं होती। कुछ शब्द नाउन होते हैं। नाउन 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 समझते हो? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये पेन है, इट्स अ नाउन। There shouldn't be curiosity to ask the full form of the pen. You got my point? Yeah. आज डालेंगे भाई, आज डालेंगे स्कोर प्लस फ्यूचर पे वीडियो। यार कैसी बात करते हो भाई दादा। चलो दादा दादा आप इंग्लिश पढ़ाया करो। ओ क्या बात है भाई, इंग्लिश। हाँ बेटा इंग्लिश। देखो भाई, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब अगर तुम भारत में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को मैं तुम्हें उस मूड में पढ़ाता जिस मूड में मैं पढ़ाता हूँ। किस मूड में? कि आराम से बहुत डिटेल में जाके फॉर्मूले एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल सब। क्योंकि दिक्कत है वहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। किसके? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और तुम्हारे सीयूईटी में 15 क्वेश्चन आने हैं। तुम्हारे सीयूईटी में 15 क्वेश्चन आने हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? 15 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 15 मेंटल एबिलिटी मतलब लॉजिकल रीजनिंग, है ना। 15 एक आपका जो है उसका क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, है ना। कितने टोटल कितने क्वेश्चन है भाई? 75 ना, 75 क्वेश्चन है ना। और क्या क्या है इसके अंदर? अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में भी 2 हैं, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये 15 क्वेश्चन इसके हो गए। फिर करंट अफेयर्स भी आएगा, ठीक है, ठीक है। और इसके मान लो 15 की जगह मुझे नहीं लगता कितने हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का तो टेस्ट अलग है ना। तो 15 30 45 और 30 75 ऐसे करके मान लो आप, ठीक है। 30 जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स, है ना, 30 रीजनिंग, 30 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। 30 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन वर्सेस 100 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस की तादाद ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट टेक्निक सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये 100 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं करना है, बहुत कम समय में करना है ना। लेट्स से समटाइम्स यू आर गिवन एज 2 आवर, 2 आवर के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन करना है ना, ठीक है। ज़्यादा बता रहा हूँ क्या? हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है, और अच्छे वाले क्वेश्चन। तो वहाँ शॉर्टकट टेक्निक वगैरह सब सिखाते हैं, शॉर्टकट टेक्निक वगैरह सब सिखाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। शॉर्टकट टेक्निक वगैरह सब सिखाते हैं। लेकिन अब अगर मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक क्या है, मतलब देयर आर मेनी माइक्रो फॉर्मुलेज, है ना, मेनी माइक्रो फॉर्मुलेज, बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले आपको, छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि इनको याद रखने से अच्छा है कि अपनी कॉमन सेंस लगाओ। आप 5 सेकंड में वहीं के वहीं फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। कॉमन सेंस से, प्रोसेस से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इट विल ऑलवेज बी बेटर देन द
क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वो 30 क्वेश्चन कौन से पूछने वाले हैं, ठीक है। और आप इन 30 क्वेश्चंस के लिए क्या आप 300 फॉर्मूले याद करेंगे? नहीं, 300 फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग डेवलप्ड है, यू आर लाइक CBSE स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप रट नहीं सकते बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। सो हम लोग इसीलिए क्वांट को ना स्टार्टिंग से हम लोग किससे कर रहे हैं? कॉमन सेंस से कर रहे हैं। कॉमन सेंस, आपकी जो मैथमेटिकल सॉल्विंग एबिलिटी, उससे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां पे भी बहुत सारे फॉर्मूले दिखाई देंगे, आप याद कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ रीड कराऊंगा। लेकिन मैं सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूंगा? अपने तरीके से सॉल्व करूंगा, कॉमन सेंस से सॉल्व करूंगा। सो टॉपिक 1 देखो, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स अ कॉमन सेंस, ठीक है ना। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिस्काउंट। क्या आप इन 4 वर्ड से फेमिलियर हैं? क्या आप इन 4 वर्ड से फेमिलियर हैं? भाई हिंदुस्तान में रहते हैं हम, कोई ऐसा तो है नहीं कि मार्स वार्स पे रहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहने लगूं कि भाई आईफोन पे 20% डिस्काउंट चल रहा है, अभी खट बता दोगे कि कितने का डिस्काउंट है, ठीक है। आपने 14,000 रुपए का MI का फोन खरीदा है ना, और आपने उसको 10,000 का बेच दिया, तो आपको लॉस हो गया, आपको लॉस हो गया। लॉस पता है सभी को, प्रॉफिट पता है सभी को, परसेंटेज पता है, डिस्काउंट पता है। अब इन पे इन्वॉल्व क्वेश्चंस करने हैं। इतनी मैथमेटिक्स आती है सभी को? इतनी मैथमेटिक्स आती है भैया? ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स। सो अब आपके सामने यहां पे परसेंटेज के ऊपर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। कह रहा 30% इज रिटर्न एज दिस। ये बच्चा समझ आया आपको यार, ठीक है ना। सो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को सिखाऊंगा ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला आप कितना भी पढ़ लोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। जैसे ये फॉर्मूला आप पढ़ लो, अब तीनों फॉर्मूले पढ़ लो, तीनों फॉर्मूले पढ़ लो। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100, डिक्रीज अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले जब मैं आपको अप्लाई करूंगा तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। तो हम लोग फॉर्मूले पे बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ठीक है ना। इफ ए इज R% मोर देन बी, देखो ये एक फॉर्मूला अच्छा होता है, ये वैसे भी आम लाइफ में आपको याद रखना चाहिए कि अगर ए बी से R% ज्यादा है देन बी इज लेस देन ए बाय कितना, दिस। लेकिन आपको शायद ही याद हो पाएगा, ये शायद ही याद हो पाएगा। अगर ए बी से R% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंटेज कम है, इस हिसाब से। और ए बी से R% कम है, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, R/100 माइनस R, है ना। तो रेयर ही आपको याद हो पाएगा, लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो प्लीज कर लो। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी, ठीक है ना। बाय हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी, ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चन में उसने कहा कि भाई ए सैलरी 20% लेस देन बी सैलरी, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया भाई, ये फॉर्मूला लग गया। सो आप बता सकते हो कि भाई हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी, सो यानी कि R/100 माइनस R इंटू 100, 25%। सो बड़ा फायदा होता है इस फॉर्मूले से, है ना। अदरवाइज आप अगर कन्वेंशनल करते तो कन्वेंशनल कैसे करते, जैसे मान लो मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता तो मैं कैसे करता, मैं कहता कि भैया ए सैलरी 20% लेस देन बी सैलरी, है ना। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से कि अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 20%, बहुत ध्यान से देखेंगे, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% लेस है, तो यानी कि ए भैया 0.8 ऑफ बी हो गया। नहीं आई बात समझ में? अरे मैं तो एक ही लाइन लिखता हूं, बताओ। ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% लेस है, क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? क्या, अरे क्या मैंने सही लिखा है, बता दो। हाँ जी, अरे बताओ यार, ये वाला स्टेटमेंट सबको समझ में आता है? ये वाला स्टेटमेंट सबको समझ में आता है कि नहीं आता है?
भैया ए की सैलरी अगर बी की सैलरी से 20% कम है तो बी की सैलरी का 80% है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? जी और अगर, अबे सुनो यार, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है तो बी की सैलरी का 80% है ए की सैलरी, सीधी सी बात है। तो भाई बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? इट इज 1/0.8 है ना, सॉरी 1/0.8, ठीक है। अब बी की सैलरी देखेंगे, देखो ना, अब मैं रिलेशन निकाल दूँ कि बी की सैलरी का ए की सैलरी से क्या रिलेशन है। सो बी इक्वल्स टू 1/0.8 ए, और यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और 5/4 कितना होता है? 1.25। सो यानी कि मैं क्या कर दूंगा, बी इक्वल्स टू 1.25 ए। सो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है कि भाई, इसका मतलब ये है कि बी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी से 25% ज्यादा है। नहीं आ रही बात समझ में तुम्हें? नहीं आ रही तुम्हें बात समझ में? बेटा तभी तो तुम लोग फॉर्मूले पढ़ते हो हैं? ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक सिखाए जाते हैं। और जो लॉन्डे स्मार्ट हैं, है ना, वो अपना तरीका निकाल के और अपना सिलेक्शन निकाल लेते हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आई क्या? अरे आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक बात सुनो, मैं आपको बात सिखाता हूँ। चलो जी ठीक है, ये सब बातें जो है ये रिजल्ट ऑन डेप्रिसिएशन है ना। सो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। सो आप देख लेंगे कि देखो, अगर कोई भी चीज़ अगर आज 1000 रुपये की है तो उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगता है, अगले साल वो 900 की हो जाएगी। मतलब अगर खरीदने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक 5 लाख की गाड़ी खरीदी, अगर मैंने 5 लाख की गाड़ी खरीदी तो सरकार भी कुछ डेप्रिसिएशन कहती है कि भाई, या मार्केट का कुछ डेप्रिसिएशन रेट होता है कि भाई 20% डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर मैंने 2020 में खरीदी वो गाड़ी तो 2021 में वो गाड़ी कितने रुपए की रह जाएगी? 4 लाख की रह जाएगी। क्या? 20% डेप्रिसिएशन, 20% रेट घट जाएगा। फिर 20% जो है वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल से, फिर अगेन जो है नेक्स्ट ईयर फिर 20% घट जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से कि भैया फिर से 20% घट जाएगा, यानी कि 2022 में उसकी वैल्यू 3.2 लाख ही रह जाएगी, ठीक है ना। सो 3.2 लाख रह जाएगी उसकी वैल्यू। फिर उसके अगले साल जो है 2023 में उसकी वैल्यू, है ना, तो वो डेप्रिसिएशन कह रहा है कि भैया, है ना, पहले साल में कितना है, दूसरे साल में कितना है, तीसरे साल में कितना है, ठीक है ना, कितना कितना डेप्रिसिएशन आफ्टर एन ईयर्स, है ना। आफ्टर एन ईयर्स का मतलब कि देखो ये तो अभी की बात है इनिशियली, है ना। आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी, आफ्टर 2 ईयर उसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ द मशीन या आफ्टर n ईयर्स विल बी p इंटू 1 माइनस r/100 की पावर n, है ना, वैल्यू ऑफ द मशीन n ईयर्स एगो। सो दिस विल बी दिस फॉर्मूला। सो ये डेप्रिसिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। डेप्रिसिएशन समझते हो? कॉमर्स वाले स्टूडेंट समझते होंगे, लेकिन ये जो पीसीएम वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने आपको बात बताई कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का रेट का घटना, है ना, साल दर साल उसकी वैल्यू का घटना, ठीक है ना। मतलब ये मार्केट वैल्यू नहीं कह रहा हूं मैं, खरीदने के बाद वो उसकी एसेट वैल्यू घट जाती है, ठीक है ना, उसकी एसेट वैल्यू घट जाती है, तो वो चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा, पॉपुलेशन अगर कंपाउंडिंग है कि हर साल 10% पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है ना। फॉर डिक्रीज ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। फॉर एनी ईयर से को ये फॉर्मूला लगता है, एंड डिक्रीज के लिए ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला शायद आपको डायरेक्टली ऐसे याद नहीं होंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होंगे ना। सो पहला ही क्वेश्चन है ये। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से ना आपकी साइकोलॉजी को सेट करता हूँ कि कैसे परसेंटेज के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। देखो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक बात समझो, एक बात मेरे को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो, बहुत ध्यान से देखना, एक चीज इधर से देखते हैं। कह रहा सचिन की इनकम इज 25% मोर देन दिलीप की इनकम। तो सचिन की इनकम इज 25% मोर देन
दिलीप की इनकम, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो सचिन की इनकम कितनी है मेरे भाई, सचिन की इनकम कितनी है मेरे भाई, 25% मोर देन दिलीप इनकम। ना अब बहुत ही ध्यान से देखना, ये सचिन, अच्छा 25% मोर, 25% ज्यादा है देन दिलीप इनकम, तो लेट्स से दिलीप की इनकम डी है। अब 25% किसका, भाई परसेंटेज की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, 25% मोर देन दिलीप इनकम, तो अगर दिलीप की इनकम डी है तो डी का 25% है ना, और ऐड करेंगे तब सचिन का इनकम बनेगा। अगर ऐसा करा हमने तो क्या हमारे पास 125/100 आ गया, यानी कि अगली बार से मैं इस बात को डायरेक्ट लिख सकता हूं, अगली बार से इस बात को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि अगर सचिन की इनकम 25% मोर है दिलीप इनकी इनकम से, सो मैं क्या करूंगा, इट इज 1.25 दिलीप इनकम, ज्यादा है 25%। अगर किसी को यह प्रोसेस समझ में आ गया तो वो अगली बार डायरेक्ट लिख सकता है इस लाइन में, सचिन की इनकम दिलीप की इनकम से 1.25 ज्यादा है। नाउ बाय हाउ मच परसेंटेज इज दिलीप्स इनकम लेस देन द सचिन इनकम, तो अब वो कह रहा है कि भाई कितना परसेंटेज दिलीप की इनकम कम है देन द सचिन इनकम, है ना। क्वेश्चन समझो, सचिन की इनकम इज 25% मोर देन दिलीप्स इनकम, ये बात पता चल गई, लेकिन वो कह रहा है कि भाई हाउ मच परसेंटेज इज दिलीप्स इनकम लेस देन द सचिन इनकम। अब देखो एक बात सुनो, आप इसमें डी की वैल्यू निकाल दो, दिस इज 1/1.25 एस, ठीक है, ठीक है। एंड अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखोगे, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे सो ये कितना हो गया 0, सो दिस इज 25 पंजे 125, 25 चौका 100। नाउ 4/5 कितना होता है 0.8। ओहो, अब मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे, अगर दिलीप की इनकम 80%, ये कितना है 80%, भाई ये कितना है 80%, 80% ऑफ सचिन इनकम है, दिलीप की इनकम 80% ऑफ सचिन इनकम है, तो यानी कि वो सचिन की इनकम से 20% कम है, यानी कि दिलीप की इनकम, इस बात का क्या मतलब हुआ कि उसकी इनकम सचिन की इनकम से, सचिन की इनकम का 80% है दिलीप की इनकम, तो सचिन की इनकम से 20% कम है, सचिन इनकम से 20% कम है। क्या आपको ये मेथोडोलॉजी समझ में आती है, क्या आपको ये मेथोडोलॉजी समझ में आती है? अगर आपको रिलेशन पता चल गए ना इनकम के, तो आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अगर, क्योंकि देखो मैं फॉर्मूला याद करवा दूंगा, एक ही तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक ही तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस सीख गए, रिलेशन का प्रोसेस सीख गए, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। सो इसका मतलब क्या है कि जो दिलीप की इनकम है सचिन की इनकम से 20% कम है, so 20 सेकंड इज द आंसर। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, अबे कैसे हो यार, परसेंटेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तुमसे, डूब के मर जाओ, क्या हो तुम 12वीं क्लास पास हो कि फेल हो? परसेंटेज की प्रॉब्लम समझा रहा हूं। ये वाली बात सबको समझ में आ गई, ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि सचिन इनकम इज 1.25 टाइम्स ऑफ डी। अच्छा, ये वाली बात भाई, इसी से ही तो हमने 1.25 को नीचे भेज के हमने दिलीप की इनकम कैसे निकाल दी, वो सचिन की इनकम का 80% है, यानी कि सचिन की इनकम से 20% कम है। भाई 80% हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार 80/100 कर दो यार, तो 0.80 आएगा ना, 0.8 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 0.8 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चलो जी, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। सुधा स्पेंड्स हर 80% ऑफ हर इनकम, सुधा अपनी इनकम का
80% खर्च कर देती है ना, सुधाज एक्सपेंस इज 80% ऑफ हर इनकम, तो यानी कि 0.8 जो भी वो कमाती है, ठीक है, 0.8 S। When her income is increased by 30%, so now सुधा की जो इनकम है, वो पहले से 30% ज्यादा हो गई, यानी कि 1.3S हो चुकी, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप? बहुत ध्यान से देखेंगे, सुधा के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 80% ऑफ हर इनकम है। अब उसकी जो इनकम है वो 1.3 टाइम्स हो गई है, यानी कि 30% बढ़ गई है। शी इंक्रीजेस हर एक्सपेंडिचर बाय 25%। अब वो अपने एक्सपेंडिचर भी 25% जो है बढ़ा रही है। शी इंक्रीजेस हर एक्सपेंडिचर बाय 25%, है ना। सो नाउ शी इंक्रीजेस हर एक्सपेंडिचर बाय 25%, है ना। सो पहले सुधा का एक्सपेंडिचर कितना था? 0.8S। अब वो कह रहा है 25% और बढ़ा रही है, सो यानी कि 1.25 कर रही है इसका, ठीक है। हर सेविंग्स आर, अब उसकी सेविंग्स कितनी है, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या है, 1.3S उसकी इनकम है, और लेट मी टेल यू व्हाट आई कैन से दैट 1.25 इंटू 0.8S, ठीक है। सो हर सेविंग्स आर, है ना। अच्छा, पहले उसकी सेविंग कितनी थी भैया? पहले उसकी सेविंग कितनी थी भाई? पहले 80% वो खर्च कर देती थी, तो सेविंग कितना था? सेविंग था 0.2S, है ना, 20% ऑफ S, ठीक है। अच्छा, अब उसकी जो सेविंग्स है वो कितनी है? इतनी इनकी इसकी इनकम हो गई थी, अब उसके इतने खर्चे बढ़ गए हैं, सो इट्स लाइक 1.3S माइनस ये कितना हो गया भैया? इट्स 5/4, है ना, 5/4, एंड दिस इज 8/10, है ना, 8/10। सो वी कैन से इट्स 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है, 5544S। सो दिस इज 0.3S, ठीक है ना। अब उसकी सेविंग 0.3S हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि उसने कहा हर सेविंग, अब देखेंगे सेविंग, फाइनल सेविंग माइनस इनिशियल सेविंग अपॉन इनिशियल सेविंग, ठीक है, इनिशियल सेविंग। इससे आप उसकी परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल दोगे कि सेविंग में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है ना। प्लस आया तो इंक्रीज हुआ, नेगेटिव आया तो, है ना, डिक्रीज हुआ। सो फाइनल सेविंग इज 0.3S, इनिशियल सेविंग इज 0.2S अपॉन इनिशियल सेविंग 0.2S इंटू 100। सो द आंसर विल कम आउट कितना? तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरे को इतना डाउट सा हो गया, पता नहीं तुम्हें ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। मतलब एक 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाने में डाउट होता है, मुझे बताओ यार। सो उसकी देखो बहुत ध्यान से, सो पॉइंट से पॉइंट गया, 50% 0.5, है ना। सो 0.5 की अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% उसकी सेविंग इंक्रीज हो गई है, 50% उसकी सेविंग बढ़ गई है, ठीक है जी। क्या बात है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया भैया? सो द आंसर इज 4, ठीक है, क्लियर है। अब देखो फिर से समझते हैं कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि इस टॉपिक में शायद आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, मुझे लगता है कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अच्छा बच्चों, ये वाली बात समझ में आती है
ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आती है? ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आती है कि सुधा अपनी इनकम का 80% खर्च कर देती है? तो ये लाइन हमने लिखी इस आधार पे कि सुधा का जो खर्चा है वो 80% ऑफ द सुधाज इनकम है, एंड इसलिए 80% होने की वजह से हमने इसको 0.8 इंटू सुधाज इनकम लिख दिया। क्लियर है भाई? क्लियर है? अरे 0.8 इंटू सुधाज इनकम लिख दिया हमने। लेट्स से सुधा की इनकम ये एस थी, ठीक। ये वाली बात में किसी को दिक्कत है? ये वाली बात में किसी को दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात हमने पढ़ी कि व्हेन हर इनकम इंक्रीज्ड बाय 30%। अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है 30% से। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज दुनिया की अगर 30% से इंक्रीज होगी, मान लो x थी पहले और अब 30% बढ़ गई है, तो 130/100 x हो जाएगी, यानी कि 1.3x हो जाएगी। 30% बढ़ रही है, मतलब 30% बढ़ रही है तो 1.3x हो जाएगी। 40% जिस दिन बढ़ेगी तो 40% बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1.4x हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, कभी किसी दिन मान के चलो 30% घट रही है, 30% घट रही है, तो यानी कि x में से x का 30% घटा दो आप, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? इट्स 70% ऑफ x, यानी कि 0.7x। तो कोई चीज अगर 30% घट रही है तो अपनी वैल्यू का 0.7 टाइम्स हो जाएगी। ये बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? ये बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? ये बात समझ में आती है? टिंकू बेटा, ओए टिंकू, तेरा दांत तोड़ दूंगा मैं, तुझे बदमाश बना दूंगा मैं अभी 2 मिनट में। तू दफा हो यहां से। ये टिंकू को इमीडिएटली हटाओ क्लास से, हटाओ इसको, ठीक है? हटाओ और इसको बैन कर दो, इसका कोई रिफंड नहीं, कुछ नहीं है ना क्लास में आगे से भेजना। और मेरे पास मेल मत भेजना कि अपॉलॉजी है, अपॉलॉजी है, कुछ नहीं है। ये अपने फादर से भी बात कराए तो भी हम इसको एडमिट नहीं करेंगे अब, ठीक है? हटाओ इसको क्लास से। ठीक है। सो ये बात समझ में आई कि 30% बढ़ती है तो 1.3x हो जाएगी, 40% बढ़ रही है तो 1.4x हो जाएगी, 30% घट रही है तो 0.7x हो जाएगी। ठीक है? सो उसमें इसने यहां बोला कि भैया अब उसकी जो इनकम है वो 30% बढ़ रही है, ठीक है ना? सो इनकम उसकी 30% बढ़ रही है तो यानी कि 1.3s हो गई। पहले s थी ना इनकम, अब 1.3s हो गई। ठीक है? अच्छा, अब जब उसके खर्चे पहले की बात है ना, ये इनिशियल बात है। पहले अगर उसका खर्चा ही 80% था तो 20% सेविंग होगी, तो 20% सेविंग हुई तो 0.2s सेविंग हो गई। ठीक है? अच्छा, सुधा की अब इनकम 1.3s है। अब वो कह रहा है कि अब सुधा ने अपने जो खर्चे हैं, जो कि पहले खर्चे कितने थे? 0.8s थे, ठीक है ना, वो 25% से बढ़ा दिए हैं, तो 1.25 से मल्टीप्लाई होगी। अरे अभी तो बताया दादा कि कोई चीज अगर 30% बढ़ रही है तो 1.3, तो जिस दिन 25% बढ़ेगी, जिस दिन 25% बढ़ेगी उस दिन 1.25 हो जाएगी। ठीक है ना? सो
यहाँ पे खर्चा 1.25 हो गया, ठीक है। नाउ अब उसने पूछा कि भाई सेविंग में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट आया। सो अब बहुत ही ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला और समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझना। कोई भी चीज है ना, परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला बताता हूं। ये आपने क्लास उसमें 11th में फिजिक्स में एरर्स एंड मेजरमेंट में भी पढ़ा होगा। सो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है कोई भी चीज फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, सॉरी माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, इंटू 100। अब अगर ये वैल्यू प्लस आई तो इंक्रीमेंट है, उतना परसेंट का इंक्रीमेंट है, और ये वैल्यू नेगेटिव आई तो डिक्रीमेंट है, ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर मारुति की प्राइस पहले 5 लाख थी, अब 5.5 लाख हो गई है। पहले 5 लाख थी मारुति की प्राइस, अब 5.5 लाख हो गई है। तो कितना परसेंटेज चेंज आया है रेट में? तो परसेंटेज चेंज की अगर मैं बात करूं कितना परसेंटेज चेंज आया है, तो पहले 5 लाख थी, अब 5.5 की हो गई है, ठीक है, ठीक है ना, सॉरी फाइनल तो यही है ना भाई, फाइनल तो यही है ना, फाइनल। सो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। सो इसका मतलब कितना हो गया? इट्स 0.5 अपॉन 5 इंटू 100, दैट मीन्स वी कैन से इट्स 10%, है ना, ठीक है। तो 10% पर प्लस में आया तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 10% रेट बढ़ गया है। कहता है ना पर मारुति का 10% रेट बढ़ गया, तो यानी कि पहले से अब उसका 10% और ज्यादा हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया सेविंग में परसेंटेज चेंज इन सेविंग में कितना होगा? फाइनल सेविंग माइनस इनिशियल सेविंग अपॉन इनिशियल सेविंग इज इक्वल टू into 100, that will give you 50% increment. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? Guys, this Tinku है ना, its number is 7827651585. Report this number, है ना, immediately इसको बैन करो क्लास से, ठीक है। इसने क्लास में बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रखी है ना, और इसको मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है, बाद में देखता हूँ क्लास के बाद, है ना। अभी तो फिलहाल इसको जो है बैन करो यहाँ से क्लास से।
हाँ, अब इसका अब क्लियर है, आवाज सही है? ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है अब क्लियर? ठीक है। सो बहुत कामनेस के साथ आप इस क्वेश्चन को पढ़ें एंड यू कैन सिंपली गिव द आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दे सकते हैं। अक्सर तेरा जिक्र छिड़े तो